ऑन फोकस कर दिया। चलो बेटा, तो हम लोग यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस के बारे में स्टार्ट किया था मैंने, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराया था, है ना? क्या कराया था? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा कराया था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना बेटा? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कोहेरेंट सोर्सेज तक तो पढ़ लिए थे, है ना? YDSC जरा सा बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बेटा इंटरफेरेंस प्राप्त करने के कंडीशन में सिंपल सी बात है, सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्सेज का ही कमाल है, इसके वजह से इंटरफेरेंस मिलता है। तो YDSC में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसे हम शॉर्टकट में YDSC बोलते हैं, ये YDSC में इंटरफेरेंस ही प्राप्त किया गया, इंटरफेरेंस बनाया गया। इंटरफेरेंस बनाने के जाहिर सी बात है कोहेरेंट सोर्स बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने यही करा, क्या यंग ने क्या करा कि एक बॉल इसमें दो होल कर दिए, दो नैरो होल कर दिए। इसे हम स्लिट्स बोलते हैं बेटा, इसे हम स्लिट्स बोलते हैं, है ना? दो पैरेलल प्लेट बहुत करीब रखे हुए, दो पैरेलल प्लेट बहुत करीब रखे हुए, इन्हें स्लिट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये स्लिट्स S1 है और ये स्लिट का नाम S2 है। अब यहाँ पे आप सोर्स रख देते हैं। अभी सोर्स मैंने सिमेट्रिकली रखा है। सिमेट्रिकली का मतलब S1 S2 को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, उस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैंने इस सोर्स को रखा है, यानी जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये है, ठीक है? और यहाँ पे ये स्क्रीन लगाया मैंने, स्क्रीन का ये सेंटर है O। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, यहाँ से वेवफ्रंट निकलता है। ऑब्वियस सी बात है, कैसा वेवफ्रंट निकलेगा? स्फेरिकल वेवफ्रंट। स्फेरिकल वेवफ्रंट ऐसे करके निकलेगा, ये स्फेरिकल वेवफ्रंट, और ये स्फेरिकल वेवफ्रंट यहाँ गिरेगा। स्लिट पर जब वेवफ्रंट गिरेगा तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल वेवफ्रंट पर के पार्टिकल सोर्स की तरह काम करते हैं। यहाँ पर जो मीडियम के जो पार्टिकल जो S1 के अंदर होंगे और यहाँ मीडियम के पार्टिकल वो नेट सोर्स की तरह काम करेंगे। तो ऐसा लगेगा बेटा कि ये सोर्स की तरह काम करेगा, और ये यहाँ से वेवफ्रंट ऐसे करके डेवलप करेगा, ऐसे वेवफ्रंट निकलेगा, ऐसे, है ना बेटा? ये वेवफ्रंट ऐसे निकलेगा, और ये वेवफ्रंट देखिए एक दूसरे से सुपरइम्पोज होगा। तो देखिए ये दोनों बेटा कोहेरेंट सोर्सेज हो गए, क्योंकि ये दोनों डिपेंडेंट है, नॉट इंडिपेंडेंट। ये दोनों डिपेंड करेंगे S पर, ये भी S पर डिपेंड करेगा, ये भी S पर डिपेंड करेगा। एक सोर्स से दो सोर्स बनाए, ये दोनों को कोहेरेंट बोलते हैं। जब यहाँ से क्रेस्ट निकला तो यहाँ से भी क्रेस्ट निकला, मतलब इनमें का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। मान लीजिए सेम फेज में है, क्रेस्ट तो क्रेस्ट, ट्रफ तो ट्रफ, फिर क्रेस्ट तो क्रेस्ट, ट्रफ तो ट्रफ। इसका मतलब बेटा दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है। या जरूरी नहीं कि फेज डिफरेंस 0 हो, फेज डिफरेंस 180 भी हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ क्रेस्ट तो यहाँ ट्रफ, फिर यहाँ ट्रफ तो यहाँ क्रेस्ट, फिर यहाँ क्रेस्ट तो यहाँ ट्रफ, यानी हमेशा 180 डिग्री का फेज डिफरेंस बना रहेगा। तभी तो इनको बोलते हैं कोहेरेंट। तो कोहेरेंट सोर्सेस कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते, स्वतंत्र नहीं हो सकते, फिर उनका बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रह पाता है। तो यहाँ पर बेटा S1 S2 जो S पर डिपेंड करते हैं, और जैसे ही कोहेरेंट सोर्सेज हमें मिल गया तो जाहिर सी बात है इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, इंटरफेरेंस होता है। इसमें पर्दे के सेंटर पर जैसे मान लीजिए मैक्सिमम बना, फिर यहाँ पे मिनिमा बनेगा, ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा भी है, मैक्सिमा मिनिमा ऐसे करके ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। तो यहाँ पर बेटा ये जो है ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा मिलना, दिस इज द इंटरफेरेंस, है ना? इसी को बोलते हैं बेटा इंटरफेरेंस, है ना? ये बात क्लियर हो गई? देखो
गया। अब देखिए बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो कुल मिलाकर के बेटा YDSC में हमने देखा कि स्क्रीन पर ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मिलता है ना। यहाँ पर देखिएगा बेटा, जहाँ पर मैक्सिमा होता है, जहाँ पर मैक्सिमा होता है उसे हम ब्राइट फ्रिंज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्राइट फ्रिंज। और ये जो ब्राइट फ्रिंज बनता है वो किसकी वजह से बनता है? हम बोलते हैं जो दोनों वेग होगा वो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिवली सुपरइम्पोज होगा, मतलब एक का क्रेस्ट तो दूसरे का क्रेस्ट गिरेगा, या एक का ट्रफ तो दूसरे का ट्रफ बनेगा, है ना। जैसे ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है, ये भी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है, ये भी कंस्ट्रक्टिव है ना। जब भी होगा यहाँ पल्स बहुत बड़ा मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव हुआ है। डिस्ट्रक्टिव में एक ऊपर की तरफ तो एक नीचे की तरफ होना चाहिए ना। तो यहाँ पर बेटा मैक्सिमा जो है, मतलब मैक्सिमा जो है उसको आप ब्राइट फ्रिंज भी कहते हैं। और ये किसकी वजह से बनता है? तो हम बोलते हैं ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है बेटा। फिर जब हम बोलते हैं मिनिमा, जब हम बोलते हैं मिनिमा, तो मिनिमा में क्या होता है बेटा? ये मिनिमा को बोलते हैं डार्क फ्रिंज। क्या बोलते हैं? डार्क फ्रिंज, जिसे हम बोलते हैं ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। हो गया? अब ध्यान दीजिए, देखिए बहुत आराम से सुनिएगा बेटा। सेकेंड पॉइंट देखो बेटा, देखो ध्यान से, बिल्कुल आराम से सुनना बेटा। अब जैसे YDSC में दो स्लिट है, S1 एंड S2, ठीक है बेटा। और ये सोर्स यहाँ कैसे रखा हुआ है? सिमेट्रिकली। कैसे रखा बेटा? सिमेट्रिकली। ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिकली रखा हुआ है, घबराना नहीं है, सिमेट्रिकली रखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो क्या होता है, यहाँ से लाइट वेव यहाँ S1 पे पहुँचता है, लाइट वेव S2 पे पहुँचता है, ये दोनों से वेव निकलते हैं, दोनों से वेव जो निकलता है उनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, इसलिए इसे S1 S2 को हम कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। और इंटरफेरेंस पर अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मिलता है। अगर हम देखें तो वेव जब यहाँ से निकलते बेटा, दोनों से वेव निकलता और सुपर इम्पोज होते हैं, पर्दे के हर पॉइंट पर सुपर इम्पोजिशन होता है, इससे निकलने का वेव, इससे निकलना वेव सुपर इम्पोज होता है। तो आप अपने दिमाग में ये चीज बिठाई कि जैसे यहाँ पर मैक्सिमा मिलता है, तो मैक्सिमा के तुरंत बाद या मिनिमा झटाक से नहीं मिलेगा। ऐसा मत समझना कि ये पूरी पट्टी चमकीली होगी फिर ये डार्क, ऐसा नहीं होता बेटा। एक्चुअली होता क्या है इसको समझिए बेटा, आराम से समझिए। ऐसा होता है यहाँ पर लाइट की एनर्जी ज़्यादा है, जहाँ पे मैक्सिमा है वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, यानी वहाँ पर मैक्सिमा का मतलब है इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो ऐसा होता है एक्चुअली, इंटेंसिटी ज़्यादा, फिर डिक्रीज होते होते कम, फिर जीरो मान लो, फिर इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर घटते घटते जीरो, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर घटते घटते जीरो, फिर मैक्स मिनिमम, फिर बढ़ते जीरो, ऐसे करके चलता बेटा। ये जीरो से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, ये कंटिन्यू होता है बेटा, है ना। यहाँ पर्दे के सेंटर पर जो मैक्सिमा बनता है उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है बेटा। सेंट्रल मैक्सिमा B जीरो से दिखाते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट डार्क है तो D1, ये फर्स्ट ब्राइट है B1, ये सेकंड डार्क है D2, सेकंड ब्राइट है B2, यहाँ पर फर्स्ट डार्क है D1, फर्स्ट ब्राइट है B1, सेकंड डार्क है D2, सेकंड ब्राइट है B2, सेकंड डार्क है, थर्ड डार्क है। इस तरह से ये सीक्वेंस होता है कंटिन्यू में, है ना।
ये थर्ड डार्क है। इस तरह से बेटा ये सीक्वेंस होता है। यानी ये मत समझिए क्या इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो इंटेंसिटी यहाँ बहुत बड़ा है, फिर इंटेंसिटी घट रहा है, 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 जीरो होगा, फिर यहाँ फिर बढ़ने लगा, फिर मैक्सिमम हो गया। जहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम, यहाँ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, यहाँ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, यहाँ सुपरपोजिशन है तो कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव, देयर इज सम फेज डिफरेंस, देयर इज सम फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर बेटा यहाँ एकदम एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है, यहाँ एग्जैक्टली डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है, यहाँ एग्जैक्टली डिस्ट्रक्टिव, एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, इंटेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम घटते 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 जीरो, फिर बढ़ते 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 मैक्सिमम, फिर घटते घटते जीरो, ऐसे करते हैं। हो गया। अब ध्यान दीजिए बेटा, बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा, आराम से जैसे जैसे बताता जाऊंगा सुनिएगा बेटा। ये हमने देखा। अच्छा बताइए, क्या आप देख पा रहे हैं इन इंटरफेरेंस पैटर्न, इन इंटरफेरेंस पैटर्न, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा, इन इंटरफेरेंस पैटर्न ध्यान दीजिएगा। पहली बात, इंटरफेरेंस पैटर्न में जितने भी मैक्सिमा बनते हैं सब की इंटेंसिटी सेम होती है। ऑल मैक्सिमा, ऑल मैक्सिमा हैविंग सेम इंटेंसिटी। कभी सभी मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम है तो यस, ऑल मैक्सिमा हैविंग सेम इंटेंसिटी। ऐसा नहीं कि सेंट्रल मैक्सिमा ज़्यादा चमक रहेगा, फर्स्ट ब्राइट थोड़ा कम, सेकंड ब्राइट और कम, ऐसा नहीं। सभी मैक्सिमा का फर्स्ट ब्राइट हो, सेकंड ब्राइट हो, थर्ड ब्राइट हो, ऑल मैक्सिमा हैविंग सेम इंटेंसिटी, सेम ब्राइटनेस। ठीक है, फिर सुनिएगा, एज वेल एज ऑल मिनिमा, साथ ही साथ ऑल मिनिमा ऑल्सो हैविंग सेम इंटेंसिटी, और साथ ही साथ सभी मिनिमा का भी इंटेंसिटी सेम होता है, हैविंग सेम इंटेंसिटी। बोलो क्लियर यहाँ तक? अच्छा, फिर सुनिएगा बेटा, सेम इंटेंसिटी, बहुत आराम से सुनते चलिएगा। फिर बेटा अगर आप ध्यान दीजिए तो आपने जो ये पढ़ा, ये पर्दे का सेंटर है, यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर डिक्रीज करके जीरो, फिर मैक्सिमम डिक्रीज करके जीरो, ऐसे, फिर यहाँ मैक्सिमम जीरो, ऐसे। ठीक है बेटा, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये डार्क है, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये फर्स्ट डार्क है, सेकंड डार्क है, सॉरी। तो क्या होता है बेटा कि जितनी चौड़ाई ये मिल रही है उतनी चौड़ाई ये मिलती है, उतनी चौड़ाई ये मिलती है। यानी हम बोलते हैं ये जो चौड़ाई होती है बेटा, ये जैसे दो डार्क के बीच का सेपरेशन फ्रिंज विड्थ कहलाता है, या दो ब्राइट के बीच का सेपरेशन फ्रिंज विड्थ कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको बेटा? फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं इसको? फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई। अगर बोलेगा व्हाट इज फ्रिंज विड्थ, तो बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट या द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क, कोई भी दो कंसेक्यूटिव डार्क, इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो सारे फ्रिंज विड्थ क्या होंगे? इक्वल होंगे। सारे फ्रिंज विड्थ क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। चाहे यहाँ दो डार्क के बीच का सेपरेशन ले लो, चाहे यहाँ दो डार्क के बीच का सेपरेशन ले लो, चाहे यहाँ दो ब्राइट के बीच का सेपरेशन ले लो, ऑल फ्रिंजेज आर सेम।
तो बोलते हैं ऑल फ्रिंजेज हैविंग इक्वल विड्थ, ऑल फ्रिंजेज हैविंग इक्वल विड्थ, इक्वल विड्थ। ठीक है बेटा, हो गया। ठीक, चलो देखिए बेटा, ध्यान दीजिए। अब यहां पर बेटा हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये थोड़ा सा दुखदाई, थोड़ा सा परेशान करने वाला, थोड़ा दिमाग को भटका देने वाला, सटका देने वाला ये थोड़ा टॉपिक है। इसमें वेव का कंसेप्ट थोड़ा बहुत आना चाहिए तभी काम बनेगा। देखिए कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है, ध्यान दीजिएगा बेटा। ये दो स्लिट है, ध्यान दीजिएगा, S1 एंड S2, और ये सोर्स है S, ये सामने स्क्रीन है। ठीक है बेटा, इस सोर्स से वेव निकलेगा, इस S1 होल पे स्लिट पे गिरेगा, इससे वेव निकलेगा जो S17 निकलेगा, S2 पे गिरेगा। ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं। ऐसी क्या बात होती है, ऐसा क्या शर्त होता है, ऐसी क्या कंडीशन होती है कि मुझे पर्दे पर मैक्सिमा मिलता है, मिनिमा मिलता है, ऐसा क्या होता है? हमें मालूम है जहाँ मैक्सिमम होता है वहाँ कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन होता है, एक का प्रेस दूसरे का टेस्ट मिलेगा, या एक का ट्रफ दूसरे का ट्रफ मिलेगा, वहाँ मैक्सिमा होगा। मिनिमा जहाँ क्रेस्ट गिरेगा वहाँ पे ट्रफ गिर जाएगा दूसरे का, क्रेस्ट और ट्रफ मार के खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बेटा ऐसा क्या होता है, जैसे देखिए ये पर्दे का कोई पॉइंट पकड़ लिया, यहाँ से जो वेव निकला, यहाँ से जो वेव निकला, वो दोनों यहाँ पर पहुँचा और यहाँ पे सुपर इम्पोज हो गया। ठीक है ना, सुपर पोजिशन हो गया। इंटरफेरेंस क्या होता है, दो वेव का सुपर पोजिशन ही तो होता है, और इस सुपर पोजिशन में ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा मिलता है, इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे दोनों वेव एक दूसरे से सुपर इम्पोज इस पॉइंट पर होंगे। अब मुझे पढ़ना है कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखिए बेटा, लेट यहाँ पर बेटा अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ बहुत बच्चों के लिए बहुत घातक साबित होता है। जैसे वेव का इक्वेशन होता है बेटा y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ये वेव का इक्वेशन लिखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स तो पहले रायता फैला लेते हैं। आप लोगों का तो पढ़ा हुआ है ना वेव? हाँ, आप लोगों का पढ़ा हुआ, इसलिए वेव का इक्वेशन ये समझ में आ रहा है। जिनका नहीं पढ़ा उनको तो बहुत रायता है, जिनका नहीं पढ़ा उनका तो बहुत ही रायता है। बस टेंशन मत लो बेटा, रायता समेटो। आप ये अभी थोड़ी देर के लिए याद करो, ठीक है? जिस दिन वेव पढ़ोगे उस दिन आसान लगेगा। बताता हूँ, A is called amplitude, ध्यान से सुनना, A is called amplitude, omega is called angular frequency, angular frequency, T is the time, K is the propagation constant, propagation constant, X is the position, है ना, X is the displacement in the direction of X axis। X डायरेक्शन में वेव चल रही है तो X डायरेक्शन में ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है। ओके, ये वेव का इक्वेशन होता है, ठीक है? मान लीजिए जहां पर बेटा सुपर पोजिशन हो रहा है, मान लीजिए जहां पर सुपर पोजिशन हो रहा है, तो वहां पर बेटा हम ऐसा करते हैं कि x को 0 मान लेते हैं। x को क्या मान लेते हैं? 0। थोड़ी देर के लिए जहां पर सुपर पोजिशन हो उसको x को 0 मान लेते हैं, उसी को मान लेते हैं 0, क्या दिक्कत है?
भाई आप कहीं भी मान सकते हैं जी, वो ओरिजिन जरूरी है, ओरिजिन यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, उसके अनुसार इक्वेशन होता है। तो जहाँ पे सुपर पोजिशन और वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 मान लेते हैं। यानी पहले वेव का इक्वेशन में लिखूंगा y1 = a1 sin, पहले मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा मान सकते हैं, टेंशन नहीं लेना, ऐसा मान सकते हैं। तो a1 sin ओमेगा t, और दूसरे वेव का इक्वेशन a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। बोलो फाई क्या है बेटा? फेज डिफरेंस, दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस। जब इस पॉइंट पर पहुंचता है तो देयर इज सम फेज डिफरेंस, देयर इज सम फेज डिफरेंस, है ना। एक्चुअली में जो पूरा वेव का इक्वेशन होता है ये होता है, ये भी तो होता है y = a sin ओमेगा t - kx प्लस फाई, ठीक है। चलिए ऑन सुपरपोजिशन, ऑन सुपरपोजिशन, जब सुपरपोजिशन होता है बेटा तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है y = y1 + y2, y = y1 + y2, यानी y = y1 + y2। y1 की वैल्यू a1 sin ओमेगा t और y2 की वैल्यू a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। फाई इज व्हाट? फेज डिफरेंस, ओमेगा t प्लस फाई। समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर बेटा इसको अगर आप ध्यान से समझें तो हम ये ब्रैकेट खोल रहे हैं, ठीक है। a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या था? sin a into cos b प्लस cos a into sin b, sin ओमेगा t into cos phi प्लस a2, ब्रैकेट खोल दिया, a2 भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos ओमेगा t into sin phi। अरे यहाँ तक पहुँचो। जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा घबराना नहीं, पहले आप इसे नोट कर लो, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा पेशेंसली पढ़ो, है ना, थोड़ा पेशेंसली पढ़ो, घबराना मत, बता रहा हूँ। हो गया? अच्छा तो आगे बताओ कितने हो? 10 का? तो डर तो नहीं लगता? लगता है डर? जब उसको लगता है अच्छा डराने वाले कैटेगरी। ओके, तो एक कमरे में एक लोग रहते होंगे? अच्छा, जो 10 है वो बेचारे अलग अलग है, कुछ लोग तो सब शुरू से अकेले रहेंगे, तो तुम्हें रात में डर नहीं लगता? मतलब दरवाजा बंद करके सोती हो पूरा घर? हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि खुला है पता चला उधर से कोई आ गया।
भूत नहीं होता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई। सच्चाई तो ये है कि मैं कभी अकेले सो ही नहीं पाता। मैं तो अकेले कभी सो ही ना पाऊँ। अगर मैं कमरे में अकेला रह गया तो मैं तो नहीं सोचूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। हॉस्टल में हम वैसे नहीं रहे हैं, मतलब देहरादून में रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता था ना, जैसे मैं अगर कभी कमरे में मुझे अकेले भी सोना पड़ता तो मैं किसी दोस्त को बोलता आ जा तो मेरे कमरे में आ जा, बोला मैं क्यों, अरे पार्टी, अच्छा अरे अभी देखो ऑर्डर करते चिकन विकन मंगवाते, क्या टेंशन ले रहे हो। इस बहाने से मैं बच जाता था। अगर वो नहीं आ रहा तो बोलता मैं आ रहा हूँ। तो उठाया सामान और पहुँच गए उसके यहाँ, रात ही तो काटनी है भाई। देखिए तो यहाँ पर बेटा y बराबर a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t cos phi प्लस a2 cos ओमेगा t sin phi। यहाँ पर बेटा इसमें sin ओमेगा t अगर कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा a1 प्लस a2 cos phi, a1 प्लस a2 cos phi इंटू sin ओमेगा t ब्रैकेट के बाहर, ध्यान दीजिएगा। और इसमें बेटा a2 sin phi एक साथ कर ले, a2 sin phi इंटू cos ओमेगा t। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से क्या होता है बेटा, देखिए ये जो मेथड है बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, ये कराना जरूरी होता है, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम इसको इसका दूसरा तरीका बताएंगे। यहाँ पर ये माना गया बेटा, सपोज a1 प्लस a2 cos phi के जगह एक टर्म माना गया है जिसे बोला जाता है a cos del, ऐसा मान लिया है। ध्यान देना, बड़ा अजीब सा है, ये क्या हो रहा है सर, बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, बट थोड़ा सा कोशिश करना, घबराना नहीं, सब समझा दूंगा। पहले मेरे को डेरिवेशन तो सब कर लेने दो। और a sin del, यहाँ पर बेटा a1 प्लस a2 cos phi के जगह a cos del और a2 sin phi के जगह a sin del मैंने मान लिया। यहाँ पर बेटा अगर ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी, a1 प्लस a2 cos phi की जगह a cos del इंटू sin ओमेगा t प्लस और a2 sin phi में a2 sin phi की जगह a sin del इंटू cos ओमेगा t। अगर आप ध्यान दीजिए तो a और a कॉमन हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा sin ओमेगा t इंटू cos del प्लस cos ओमेगा t इंटू sin del। दरअसल बेटा अगर आप थोड़ा सा गौर करिए तो ये फॉर्मूला होगा sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। यानी बेटा कुल मिलाकर के बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कुल मिलाकर के y का फाइनल जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा a sin a प्लस b, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है। a के जगह ओमेगा t और b के जगह डेल, यानी दो वेव के सुपरपोजिशन के बाद नया जो वेव बनता है उसका इक्वेशन ये, जिसमें a को हम बोलते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, a को बोलते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और डेल को बोलते हैं रिजल्टेंट फेज कांस्टेंट, ये बोलते हैं रिजल्टेंट फेज कांस्टेंट। तो दरअसल क्या होता, रुकेगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टिंग वेव, जिसमें ए को बोलते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और डेल को बोलते हैं रिजल्टेंट फेज कांस्टेंट। अगर मुझसे बोला जाए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं आपसे बोलूं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ध्यान दीजिए बेटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा जाए कितना होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यानी ए की वैल्यू यहां से निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, स्क्वायर करके ऐड करने से sin स्क्वायर डेल प्लस cos स्क्वायर डेल 1 होता है। तो हम फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर करते हैं। देखो फर्स्ट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर डेल और a स्क्वायर sin स्क्वायर डेल इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी a1 प्लस a2 cos phi का होल स्क्वायर प्लस
प्लस A2 sin phi का होल स्क्वायर। यहां तक लिखो। बेटा ए की वैल्यू निकालना है ना, ए और डेल मैंने अपनी तरफ से माना है, मुझे ए निकालना है, तो डेल को कैसे हटाएंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तभी तो हटेगा। A1 A2 cos phi सब मालूम है मुझे, दो वेव जो सुपर इम्पोज है उनके A1 A2 मालूम है मुझे। हो गया? इधर बेटा, अच्छा बेटा देखिए ध्यान से, अब ए स्क्वायर कॉमन होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल 1, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये 1 हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुली कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, 2a1 a2 cos phi प्लस, और देखिए प्लस ये वाला a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, यही होगा। अच्छा ध्यान दीजिए, क्या a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर कॉमन होगा, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है, सो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। बेटा सबसे पहली बात तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला ये याद कर लेना चाहिए। अगर दो वेव है, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड्स a1 और a2 है और उनका फेज डिफरेंस phi है, तो यहाँ पर बेटा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, ये होता है बेटा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। अब आप बोलेंगे सर इतना
ये सी इक्वेशन को लाने के इतना खतरनाक डेरिवेशन ये पूरा कहानी था। तो होता है बेटा बेसिकली हमें अब ये फॉर्मूला याद करना होता है a बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। आप बोल रहे थे मैंने बोला ना कि अभी दूसरे तरीके से बहुत सिंपल तरीके से बताऊं। तो देखिए ये जो मेरा सेकंड मेथड है ये बहुत सिंपल मेथड से मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। दरअसल क्या होता है कि जो ऐसे चेन होता है उसे हम सर्कुलर मोशन से कंपेयर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है बेटा ये देखिए इसमें सोचिए एक घड़ी जिसकी लेंथ है a1 और एक दूसरी घड़ी है, दो वेव है ना, तो दोनों वेव को एक सुई की तरह बनाइए। एक सुई वेव का एम्पलीट्यूड जितना होता है उतना ही वेव सुई की लंबाई होती है, निडल की लेंथ होती है। दूसरा वेव है तो दूसरे निडल की लेंथ a2 मान लीजिए और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई है, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाई हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस फाई हो गया ये है ना बेटा, ये फेज डिफरेंस फाई है। अब उससे कहा इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेड इज कॉल्ड रिजल्टेड एम्पलीट्यूड। तो हम लोग वेक्टर पढ़ते थे ऐसे करके, देखिए याद है आपको ये पैरेललोग्राम लॉ मेथड, पैरेललोग्राम लॉ से बनाते थे, याद आ रहा है आपको? वेक्टर में पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, याद है कुछ कि इसके पैरेलल ऐसे बनाते हैं, इसके पैरेलल ये, और रिजल्टेड एम्पलीट्यूड ऐसे बनाते थे है ना। और रिजल्टेड एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता था रिजल्टेड का अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई। सिंपल है ना, उतना लंबा करने से अच्छा एक लाइन में हम चीजें समझ सकते थे है ना। तो a बराबर डायरेक्ट समझना अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई। इस तरह से हम ये जो है रिजल्टेड एम्पलीट्यूड लिख सकते थे। बोलो क्लियर पहुंचो, ताकि कॉन्सेप्ट ताकि यूज आए ना, कभी कभी भी दो वेव का सुपरपोजिशन का यूज आए तो आपको आना चाहिए, ये कराना जरूरी है। अचानक से उड़ा देते तो दिक्कत पैदा, ठीक है। हो गया? मिटा दूं? देखिए कुल मिलाकर के बेटा अब आपको क्या याद रखना है, रिजल्टेड एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्या होता है a बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई। a1 a2 क्या है? जो वेव आपस में सुपर इम्पोज होने वाले हैं उनके एम्पलीट्यूड्स, इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड्स ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स। इंटरफेरिंग वेव का जो वेव सुपर इम्पोज हो रहे हैं उनके एम्पलीट्यूड a1 a2, और सुपरपोजिशन के बाद जो वेव बनेगा उसका रिजल्टेड एम्पलीट्यूड है a बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई। फाई इज द फेज डिफरेंस, फाई का बेटा फेज डिफरेंस। अच्छा सुनिए अब यहाँ पर बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखिए सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग में पढ़ने पे ना दिक्कत आती है, लेकिन आप आराम से सुनो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, बार बार इन चीजों को बोले तो आसान रहेगा। इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होता है बेटा? हर वेव का अपना एक इंटेंसिटी, जैसे ये वेव है इसका एम्पलीट्यूड a है, तो इंटेंसिटी जो होता है बेटा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना बेटा। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। हर वेव की अपनी एक इंटेंसिटी होती है, उसके यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में जो एनर्जी पास हो रही है वो मिल जाती है।
उसे बोलते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे देखिए, अगर आप गौर से सुनिए, दो वेव सुपरइम्पोज है। जैसे ये पर्दा है बेटा, स्क्रीन, ये दोनों स्लिट है, ये दोनों स्लिट है ना। यहाँ सोर्स लगाया आपने, इन दोनों से वेव ऐसे करके निकला, और यहाँ से देखिए बेटा, ये वेव चला, ये यहाँ सुपरइम्पोज हो रहा है दोनों एक साथ, है ना। जो पहला वेव है उसकी इंटेंसिटी मैंने I1 माना, दूसरे वेव की इंटेंसिटी I2, और दोनों सुपरइम्पोज हुआ। तो जिस तरह से बेटा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ निकाला, उसी तरह से मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखने वाला हूँ। देखिए कैसे, क्योंकि हम जानते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये होता है कि नहीं होता, जल्दी बताइए। पहले होता है ना, आराम से सुनना बेटा, बिल्कुल जरूरी बात है, सुनना आराम से। रिजल्टेंट जो अंडर रूट था, दोनों स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया। अब A स्क्वायर, तो इंटेंसिटी A स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट देंगे, मान लीजिए K लिख देते हैं, I बराबर K A स्क्वायर होगा, ऐसे सोच के चलना। A स्क्वायर बराबर क्या होगा, I बाई K डिवाइड में जाएगा। तो माना रिजल्टेंट इंटेंसिटी I है, तो I अपॉन कांस्टेंट A1 क्या बेटा, पहले वेव का एम्पलीट्यूड, क्या हम फिर से I1 बराबर K A1 स्क्वायर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो A1 स्क्वायर कितना होगा, I1 बाई K, यहाँ पर A1 स्क्वायर की जगह लिखेंगे I1 बाई K, फिर यहाँ लिखेंगे I2 बाई I1 I2 क्या बेटा, जल्दी बताओ। जो इंटरफेरिंग वेव्स हैं, जो सुपर इम्पोज होने वाले वेव है, उनकी इंटेंसिटी, और दोनों की इंटेंसिटी I1 I2, सुपरपोजिशन के बाद रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आई है। रुको 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 पहले रुको। फिर यहाँ A1 देखो, तो A1 स्क्वायर बराबर है I1 बाई K, A1 बराबर होगा अंडर रूट I बाई K, ऐसा लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट I1 बाई K। उसी तरह अंडर रूट I2 बाई K इंटू कॉस फाई। बोलो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। क्या K से K कट जाएगा, क्योंकि रूट के रूट में भी तो K होता है, K कट गया। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला आता है बेटा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई। पहले तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला है, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला है, इसे हमें याद है। जिस तरह से एम्पलीट्यूड का फार्मूला हमने रटा, इंटेंसिटी का, एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला A बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I2 cos फाई। I1 I2 क्या बेटा, इंटरफेरिंग वेव्स के इंटेंसिटीज, ठीक है। I क्या बेटा, सुपरपोजिशन के बाद की रिजल्टेंट इंटेंसिटी, फाई क्या बेटा, फेज डिफरेंस, ठीक है। लिखो पहले पहुंचे। बहुत सारे लोग, थोड़ा मुझे क्लियर नहीं कर, क्रिस्टल क्लियर है। हाँ, लेकिन इस तरह से वहाँ करा सकते थे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, यहाँ इंटरफेरेंस ही पढ़ना है, तो इसे क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा, चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। हो गया, मिटा दो। मिटाते सृष्टि। देखो सुनो बेटा सुनो, अब जैसे बिल्कुल आराम से सुनना, हम क्या पढ़ते, टॉपिक क्या लिखा था बेटा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखिए बेटा, पहले हम कंडीशन फॉर मैक्सिमा पढ़ते हैं कि मैक्सिमा की कंडीशन क्या है। देखिए कंडीशन फॉर मैक्सिमा, तो देखिए मैक्सिमा की कंडीशन है बेटा,
मैक्सिमा की कंडीशन है, आराम से सुनना। अब हम जान चुके हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई। अब मुझे बताओ बेटा, बिल्कुल आराम से सुनना, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई। मुझे बताओ मैक्सिमा जहां पर बनता हुआ इंटेंसिटी मैक्सिमम यानी ज्यादा या कम? ज्यादा। I मैक्सिमम कब होगा? देखो I1 I2 जो दोनों वेव आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी फिक्स है, कांस्टेंट है। जब फाई यानी cos फाई की सबसे बड़ी वैल्यू 1 रखेंगे तभी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। यानी फॉर I टू बी मैक्सिमम, फॉर I टू बी मैक्सिमम cos फाई को बेटा, फॉर I टू बी मैक्सिमम cos फाई को बेटा 1 होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। और 1 कब होगा बेटा? 0 डिग्री। अच्छा जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज होती है, 0 डिग्री cos 0 डिग्री पे 1 होता है। अच्छा जानते हो एक बार घूम करके वापस से आएंगे तो 360 डिग्री ना, इसे 2 पाई बोलते हैं। फिर 1, फिर एक चक्कर लगाएंगे, एक चक्कर में कितना होता है, कितना एंगल घूमता है? 360। 2 पाई घुमा, फिर सेकंड चक्कर में 4 पाई, cos 4 पाई भी 1 होता है ना बेटा। तो यहाँ पर बोलते हैं सर फाई की वैल्यू या तो 0 होगी या 2 पाई होगी या 4 पाई होगी या 6 पाई होगी, कुछ भी हो सकती है। जैसे दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस 0 हो, जब भी फेज डिफरेंस 0 सर दोनों वेव जो सुपरइम्पोज उनका फेज डिफरेंस 0 है सर। अच्छा फेज डिफरेंस 0 है, अरे यार 0 है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमा बन जाएगा। सर फेज डिफरेंस 2 पाई है, अच्छा 2 पाई है, 2 पाई है, मैक्सिमम हो जाएगा। 4 पाई है, मैक्सिमम हो जाएगा। इसको बेटा जनरल इक्वेशन ऐसे लिखते हैं 2n पाई। देखिए 2n पाई में n का मतलब है 0 1 2 3 ऐसे। देखो n की वैल्यू 0 रखो, 0 इंटू कुछ भी 0, n की वैल्यू 1 रखो 2 इंटू पाई 2 पाई, n की वैल्यू 2 रखो 2 2 जा 4 पाई, 2 3 जा 6 पाई, 2 4 जा 8 पाई। तो आज के बाद अगर कभी पूछा जाए यार मैक्सिमा कब बनता है, तो बोलते हैं मैक्सिमा कब बनता है, कंडीशन पूछ रहे हो तो मैक्सिमा तब बनेगा जब फेज डिफरेंस 2n पाई होगा। 2n पाई का मतलब क्या होता है, तो अर्थ होता है मतलब होता है फेज डिफरेंस या तो 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई। अगर बोलते हैं 2n पाई तो n क्या बेटा, तो n इज अ इंटीग्रल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इंटीग्रल नंबर है, होल नंबर है बेटा। 0 1 2 3 डेसिमल में नहीं आएगा, 1 और 2 में डेसिमल होता वो नहीं, 0 1 2 3 4 ये सब जो होल नंबर होते हैं वो n की वैल्यू मतलब है, ठीक है। तो ये जब भी आपसे पूछा जाए मैक्सिमा की क्या कंडीशन है, तो बोलते हैं फेज डिफरेंस शुड बी 2n पाई, दैट इज फेज डिफरेंस इज 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। रुकिए रुकिए, अब सुनिए बेटा, एक सेकंड रुकिएगा, देखिएगा नहीं। यहां पर बेटा यहां पर एक टर्म होता है पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। डू यू नो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन? फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, और पाथ डिफरेंस क्या है, तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई इनटू फाई। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को तो पाथ डिफरेंस पता ही नहीं होता है। आप समझिए पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे क्या होता है बेटा, ये स्लिट है S1 और S2, S1 और S2, तो आप सोचिए जरा पहले कॉमन सेंस लगाइए। अगर मैं सोर्स को बीच में रखता हूं सिमेट्रिकली तो दोनों से वेव यहां निकलेगा, दोनों से वेव निकलेगा बेटा, है ना, दोनों से वेव निकलेगा, मतलब इससे जो वेव फ्रंट निकलेगा वो यहाँ पर गिरेगा, दोनों से वेव निकलेगा। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब सोर्स सिमेट्रिकली रखा होता है, बीचों बीच रखा होता है, तो इन दोनों से सेम फेज में वेव निकलता है। मतलब जब यहाँ क्रेस्ट यहाँ क्रेस्ट, जब यहाँ ट्रफ तो यहाँ ट्रफ, जब भी सिमेट्रिकली रखा रहता है तो यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 हो जाता है, यानी सेम फेज में होता है। यानी यहाँ से जो वेव निकल रहा है उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं। हाँ अगर ये सोर्स यहाँ रखा होता, यहाँ नहीं रखा होता, तो सर देयर इज सम फेज डिफरेंस एंड द फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है, वो इनिशियल फेज डिफरेंस है। जब यहाँ से वेव निकल रहे हैं तो निकलते समय दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस जो भी है वो कांस्टेंट रहेगा, तभी तो कोहेरेंट बोलते हैं, है ना। हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे समझो बेटा कि S1 S2 बेटा यहाँ पे सिमेट्रिकली रखा हुआ है,
S1 S2 कैसे रखा हुआ बेटा, सिमेट्रिकली रखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे सर ऐसा है कि जितना ये है उतना ही ये है, तो दोनों से जो वेव निकलेगा वो सेम फेज में निकलेगा, दैट इज फेज डिफरेंस 0, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कोई फेज डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन पर्दे के इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पहुंचने में अलग अलग दूरी चलते हैं, अलग अलग डिस्टेंस चलते हैं। देखिए ये जो वेव है और ये जो वेव है अलग अलग डिस्टेंस चला, तो डिस्टेंस अलग अलग चलने से यहाँ तक आते आते देयर इज सम फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ फेज डिफरेंस 0 है। अब हमने बोला सर मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस 2n पाई है, तो ये फेज डिफरेंस कौन सा, मतलब 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई कौन सा, क्या यहाँ जो निकल रहा वो वाला फेज डिफरेंस नहीं, यहाँ जो निकल रहा वो तो मैंने 0 मानना है। यहाँ तक जैसे यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ फेज डिफरेंस मान लो 2n पाई में 2 पाई है, या 4 पाई है, या 6 पाई है, या 8 पाई है। जानते हो बेटा, जरा ध्यान से सुनना जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अच्छा बताओ, क्या S1 S2 से जो सोर्स से जो वेव निकलता है, तो क्या यहाँ मैंने आपको सेंट्रल मैक्सिमा पढ़ाया, पर्दे के सेंटर पर सेंट्रल मैक्सिमा है ना। फिर डार्क, उसके बाद क्या होता है बेटा, ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट। अभी डार्क की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ, है ना। और इस तरह से केवल ब्राइट वाला दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, फिर यहाँ से थर्ड डार्क, फिर थर्ड ब्राइट, ऐसे चलता है। तो क्या होता है बेटा, जरा सुनिए, फैक्ट सुनिए। यहाँ से फेज डिफरेंस 0, दोनों वेव सेम फेज में निकलता है। जब सेंट्रल मैक्सिमा पर पहुंचता है, सेंट्रल मैक्सिमा पर पहुंचता है, यहाँ पर दोनों वेव जब पहुंचता है, तो चूंकि डिस्टेंस बराबर बराबर ट्रेवल किया है, तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। यानी फेज डिफरेंस जब 0 होता है, इसका मतलब यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 यानी सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म होगा। सुनना ध्यान से, जब n की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 रखने पे 2 पाई आएगा, 2 पाई का मतलब हो गया यहाँ फर्स्ट ब्राइट बनेगा, यानी यहाँ फेज डिफरेंस होगा 2 पाई का, यहाँ फेज डिफरेंस 2 पाई, यहाँ फेज डिफरेंस 4 पाई, 4 पाई रहेगा, यहाँ फेज डिफरेंस होगा 6 पाई, है ना बेटा, ऐसे करके। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 तो सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म होता है, जब 2 पाई होता है तो फर्स्ट मैक्सिमा फॉर्म होता है, 4 पाई होता है तो सेकेंड मैक्सिमा फॉर्म होता है, 6 पाई होता है तो थर्ड मैक्सिमा फॉर्म होता है। तो एक्चुअली ये जो फेज डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं, वो जब निकलता उस समय का फेज डिफरेंस नहीं हो, तो फेज डिफरेंस 0 है। पर्दे तक पहुंचते पहुंचते अलग अलग डिस्टेंस चलने की वजह से अपना अपना फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, अपने आप अंतर पैदा हो जाता है। यहाँ फेज डिफरेंस 0 है क्योंकि जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है, यहाँ जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ये नहीं है, अलग अलग डिस्टेंस है। पता चला इसका पहला क्रेस्ट जो है, पहला क्रेस्ट जो निकला था यहाँ से, पहला क्रेस्ट, फर्स्ट वाला क्रेस्ट, पहला पता चला फर्स्ट वाला क्रेस्ट यहाँ पहुंच गया, ये फर्स्ट वाला क्रेस्ट कहीं रास्ते में है ना। अब जैसे पहला क्रेस्ट यहाँ पहुंचा तो बोला अरे यार ये तो आया ही नहीं, अच्छा चलो ये खत्म हो गया, अब ये आया आया आया, तो पता चला इसका 10वां क्रेस्ट जब ये पहुंचा, तब इसका मान लो पहला क्रेस्ट पहुंचा, तो 10वां और पहला क्रेस्ट टकराया, तो क्रेस्ट और क्रेस्ट ही टकरा रहा है तो मैक्सिमा बनता है। लेकिन इसका 10वां क्रेस्ट, क्योंकि बार बार क्रेस्ट में निकल रहा है, इसकी डिस्टेंस कम है, जल्दी नहीं पहुंच जाएगा, इसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। इसका क्रेस्ट जो है वो पहला क्रेस्ट जब तक यहाँ पहुंचा तब तक 10 क्रेस्ट यहाँ गिर गया, ऐसा मान के चलो। तो यहाँ पर बेटा सुपरपोजिशन में मैक्सिमा तो बनेगा क्योंकि क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलता है, लेकिन क्या है उनका फेज डिफरेंस कुछ क्रिएट हो गया अपने यहाँ। क्यों? क्योंकि जब पहला और पहला क्रेस्ट निकला तो फेज डिफरेंस 0 है, लेकिन जब तक यहाँ 10वां पहुंचा तब ये जाके पहला पहुंचा, तो देयर इज सम अपने आप फेज डिफरेंस। अरे बात समझ में? तो यहाँ पर बेटा ये जो पढ़ाया फेज डिफरेंस वो कंफ्यूज नहीं होना था। अब यहाँ बेटा पाथ डिफरेंस का मतलब आप क्या समझेंगे, सुनिए ध्यान से। पाथ डिफरेंस का मतलब समझेंगे S1 और S2, S1 और S2 किसी पर्दे के पॉइंट तक पहुंचने में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। पाथ डिफरेंस का मतलब डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस का डिफरेंस। जैसे S2 से निकलने वाली वेव ज्यादा डिस्टेंस चल रही है, S1 से निकलने वाली वेव कम डिस्टेंस चल रही है, तो बड़े डिस्टेंस से छोटा डिस्टेंस घटाते हैं, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस होता है बेटा, वेव में हम लोग पढ़ते हैं, अभी रट जाओ, λ/2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर बेटा डेल्टा एक्स बराबर होगा λ/2 पाई और फेज डिफरेंस कितना है 2n पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कितना होता है n लैम्डा, कितना आता है
यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा, मैक्सिमा की कंडीशन, दो चीजें याद रखनी है। फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई, मतलब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 2 पाई, 2 रखेंगे तो 4 पाई, 6 पाई, ऐसे। पार्ट डिफरेंस कितना होता है बेटा, जल्दी बताओ। पार्ट डिफरेंस कितना होता है? n लैम्डा। n का मतलब क्या है? होल नंबर्स, यानी इंटीग्रल नंबर्स 0 1 2 3। चलो 0 रखो, बताओ पार्ट डिफरेंस कितना होगा? 0, 1 रखो, लैम्डा, 2 रखो, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। जब भी ऐसा होता है तो बोलते हैं मैक्सिमा बनता है। अच्छा एक बात और, क्या मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम के केस में जब भी मैक्सिमा बनता है तो फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। देखो पाई का इवन मल्टीपल है, इवन मतलब इवन नंबर मल्टीप्लाई में है 2 4 6 8। तो कभी अगर थ्योरेटिकल सवाल आता है कि मैक्सिमा में फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो आंसर क्या देंगे? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, फिर सुनिए, पार्ट डिफरेंस में तो 1 2 3 0 1 2 3 चल रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या होता है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ, हाँ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और यहाँ क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, हाँ